जय हिंद दोस्तों। सौरभ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं सौरभ सिंह आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में स्टडी करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम लोग यहाँ से कुछ सीखें और आगे इसका हम यूज करें। ठीक है दोस्तों, टॉपिक पर चलते हैं। प्राचीन इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तल तक यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उत्तर में कहाँ से? उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में समुद्र तल तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है। किसे? भारत को महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को देखिए, भारतीय और भरत की संतान। निवासियों को क्या कहा गया है दोस्तों? भारतीय और भरत की संतान। याद हो गया दोस्तों? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम किसने रखा? अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है आगे एग्जाम में, तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। अब मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार जो आए हैं, उन्होंने हिंद अथवा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। किसको? भारत को। यूनानियों ने इंडिया और मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत से इसकी जानकारी हमें मिलती है। कहाँ से मिलती है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से हमको भारत के बारे में और जानकारी मिलती है। इसको दो भागों में बांटा गया है। हमको दो पहलुओं से हमको पता चलता है कि एक पहला पहलू है साहित्य स्रोत। दिख रहा है जी? साहित्य स्रोत पहला है और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। पहला स्रोत क्या है? साहित्य। और दूसरा क्या है? पुरातात्विक। अब साहित्य को भी हम दो भागों में विभक्त करते हैं, मतलब इसमें भी दो पहलू निकलेगी, जिसमें आपको साहित्य में आ रही है एक वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य साहित्य भी आते हैं इसमें। ठीक है। अन्य में विदेशी जो हमारे यहाँ आए हैं तीर्थयात्री के रूप में, पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए, तो उन लोग के द्वारा भी हमको जो अपने अपने पुस्तकें लिखे हैं, उनके माध्यम से भी हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध होती है। ठीक है दोस्तों। और आगे देखिए, पुरातात्विक स्रोत जो होता है उसमें क्या क्या आता है? उसमें आएगा आपका पूरा लेख, सिक्के, स्थापत्य अवशेष, उत्खनन। ठीक है दोस्तों, समझ गए? पुरातात्विक स्रोत में हमको पूरा लेख, सिक्के, स्थापत्य अवशेष और उत्खनन आदि। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, तो आगे आती है टॉपिक साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत से हमको क्या क्या पता चलता है और कैसे पता? सॉरी दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा है। ओके। साहित्य स्रोत से हमको क्या क्या पता चलता है और कैसे कैसे पता चलता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए, साहित्य में पहले आता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य अब इसके अंदर क्या क्या आएगा देख रहे हैं? इसके अंदर आ रहा है आपका ऋग्वेद, जान रहे हैं आप लोग, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। ये सब दोस्तों आपके ब्राह्मण साहित्य के अंदर आते हैं। आपके साहित्य स्रोत के अंदर जो है ब्राह्मण साहित्य, इसके अंदर से आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका बौद्ध साहित्य भी है। बौद्ध साहित्य आप जान ही रहे, गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित किया गया यह धर्म है बौद्ध साहित्य।
अब इनके अंदर जो साहित्य है वो उसमें आपका प्रसिद्ध आता है विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्धचरित। बुद्धचरित के रचयिता कौन है? अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको जानकारी होना चाहिए। बुद्धचरित के रचनाकार हैं अश्वघोष। अश्वघोष भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ देता है एग्जाम में। महाविभास जो है वो इनका रचना जो किए हैं वो वसुमित्र किए हैं। जातक आदि जो है ये बौद्ध साहित्य है, इनके माध्यम से भी भारत के प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत है। यहाँ के धर्म, संस्कृति, रहन सहन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या विचारधाराएं थी, कैसे यहाँ पहले प्राचीन काल में यहाँ के लोग रहते थे, हमारे पूर्वज रहते थे, इन सभी की जानकारी का स्रोत जो है ये सब है, यहाँ से हम लोग को जानकारी मिलती है। याद रहेगा दोस्तों, अगर पूछ दिया आपको कि महावंश या दीपवंश, ललित विस्तार ये किससे संबंधित है तो बौद्ध साहित्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं तो जैन साहित्य है। जैन साहित्य, जैन ग्रंथ, इनसे भी हमको मिलता है। इनके अंदर भी बहुत सारे पुस्तकें हैं, साहित्य हैं, रचना है, जिसमें प्रसिद्ध हैं कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारंग सूत्र। अब इसका खासियत क्या है ना दोस्तों कि इसमें सूत्र 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 लगा हुआ है। ठीक है, आखिर आपके किसी भी नाम के बुक में या साहित्य में आपके अंत में सूत्र लगा हो तो आप समझ लीजिए कि ये जैन ग्रंथ से है और परेशानी ना होगी आपको, आप इस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रख के पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बस ऐसे नहीं, सीखना भी है। ठीक है, अब देखिए ऐतिहासिक साहित्य स्रोत है, मतलब कुछ इतिहासकार आए हैं, ठीक है, वो भी अपना कुछ लिखे हैं, उनसे भी कुछ हमें जानकारी मिलती है। पीछे तो हमको धर्म से मिल रहा है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और भी अपने जो है ब्राह्मण धर्म, उनके अंदर से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत, रामायण, पुराण इत्यादि जो हैं ग्रंथ, इन सब से भी जानकारी मिल रही थी। अब ऐतिहासिक स्रोत हैं, उसके अंदर से भी जानकारी हमको मिलती है, जिसमें राजतरंगिणी प्रमुख पुस्तकें हैं, जिसका रचनाकार है कल्हन। पृथ्वीराज रासो, नाम तो सुने ही होंगे, इनका रचनाकार है चंद बरदाई। हर्षचरित, ये हर्षवर्धन के काल में हर्ष चरित्र का रचनाकार बाणभट्ट है, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, विशाखादत्त के द्वारा इनका रचना किया गया है। किसका? मुद्रा राक्षस का। अर्थशास्त्र प्रसिद्ध पुस्तक है। और ये कौटिल्य। ऐसा पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र आपका मतलब इसका सब्जेक्ट, विषय वस्तु क्या है, मतलब किससे रिलेटेड है। चूँकि ये हमको पढ़ने में तो अर्थशास्त्र लग रहा है, लेकिन इसका जो अगर क्वेश्चन पूछे इस तरह से तो आप सामाजिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र इत्यादि रिलेटेड आपको दिया जाएगा तो आप राजनीतिक शास्त्र ही डाल सकते हैं। ठीक है, और जो कौटिल्य हैं वो विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। आपका कौटिल्य की जगह विष्णुगुप्त भी आ सकता है नाम, और चाणक्य भी रह सकता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? प्रधानमंत्री थे, गुरु भी कह सकते हैं, गुरु भी थे। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध कवि हैं कालिदास। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम का रचना किया है। स्वप्नवास बद्धता भास के द्वारा रचित है। तो ये थे हमारे ऐतिहासिक साहित्य स्रोत। अब आगे चलते हैं, देखिए कुछ पॉइंट है, इसी से बुक जो अभी देखें इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए कल्हन की राजतरंगिणी जो है, जो संस्कृत भाषा में, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। मतलब भाषा भी इम्पोर्टेंट है, मतलब सब कोई संस्कृत में नहीं होगा, सबका अलग अलग भाषा होगा। ठीक है, तो ये कल्हन की द्वारा जो
रचयिता है राजतरंगिणी, वो संस्कृत भाषा में है। पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। अब देखिए यहाँ पहली बार ऐड कर दिया, ठीक है। हालांकि इतिहास का जानकारी हर कोई ग्रंथ दे रहा है, लेकिन यहाँ पहली बार दे दिया है ना, तो ये मतलब कि इम्पोर्टेंट हो गया। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार ऐतिहासिकता की झलक हमें किस ग्रंथ से मिलता है, या फिर उसका रचनाकार, या फिर वो किस भाषा में है, ऐसा कुछ आ सकता है। तो हमको इस पर क्या करना है, नज़र गराए रखना है, मतलब ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ग्रंथ कौन सी है, राजतरंगिणी, रचयिता है कलहन, जो कि संस्कृत भाषा में, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ललित विस्तार की रचना बौद्ध ग्रंथ। ललित विस्तार एक ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से ललित विस्तार इसका नाम है। और जिसको कि नेपाल, ललित विस्तार की रचना नेपाल में हुई। और ललित विस्तार जो है बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसका जो रचना जो हुआ है ना वो नेपाल में हुई है, ठीक है। अब इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी की रचना किसने की, पाणिनि ने की, और वो संस्कृत व्याकरण थे, ठीक है। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। मौर्य काल के सामाजिक वृत्तांत कहाँ से मिल रहा है, वो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है आपका पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की, याद रखिएगा दोस्तों, पतंजलि ने किसका रचना की, महाभाष्य ने, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित कौन सा ग्रंथ है, महाभाष्य। महाभाष्य का रचयिता पतंजलि है, जो कि आज के हम लोग देखते हैं बाबा रामदेव जो प्रोडक्ट ब्रांड बनाए हुए पतंजलि, ये वही पतंजलि है, ठीक है। आगे है महावंश और दीपवंश बौद्ध ग्रंथ की दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। मतलब दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ कौन से हैं, महावंश और दीपवंश, ठीक है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में किया है। किसका, ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ, देखिए ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने किया है। किसका, हर्षचरित्र का, ठीक है। हर्षचरित्र जो था ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, चाणक्य या विष्णुगुप्त मैंने ऊपर बताया था, देखिए आ गया, ने लिखी मौर्य कालीन राजव्यवस्था का चित्रण करती है। क्या, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है मौर्य काल के समय ही रचना किया गया कौटिल्य द्वारा, ठीक है। और अर्थशास्त्र में मौर्य युगीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, ये सारे जो हैं इसका विशेषता इसमें दर्शाया गया है। किसमें, अर्थशास्त्र में। राजतरंगिणी जो है जिसका रचना जो है कलहन ने की है, इसका संबंध किससे है, कश्मीर से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुते बार आया है, आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कि इसमें रहेगा कि राजतरंगिणी का संबंध कहाँ से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर। इसके रचयिता तो पता ही है, कलहन। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित, विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे कि हेमचंद्र। हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र, कुमारपाल चरित्र का रचयिता कौन है, हेमचंद्र। आगे है न्यायचंद्र का हम्मीर काव्य, हम्मीर काव्य के रचयिता न्यायचंद्र। पद्मगुप्त का नवशासांक चरित्र, नवशासांक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त।
बिल्लाल का भोज प्रबंध के रचयिता बिल्लाल। समझ गए दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए अब आया है कि विदेशियों द्वारा विवरण। अब जो विदेशी यात्री यहाँ पर जो आए हैं, ठीक है, जो हमारे दूसरे पहलू थे, पहली पहलू के जो दूसरा भाग था ना, उसमें देखिए विदेशी विवरण जो है ना, उसमें सर्वप्रथम यूनानी जो आए हैं उनका आपका दिया हुआ है। यूनानी लेखक हेरोडेटस। हेरोडेटस का नाम तो आप लोग नहीं होंगे, क्योंकि हेरोडेटस को क्या कहा गया है, हेरोडेटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं तो एक दो बार आप इसको देखिए। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। किन्होंने? हेरोडोटस ने। मेगास्थनीज जो है, वो मेगास्थनीज ने सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा तथा इंडिका की रचना की। किसने? मेगास्थनीज ने। किनके दरबार में रहा? चंद्रगुप्त के दरबार में। किनके राजदूत बन के? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बन के। इसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। किसमें? मेगास्थनीज द्वारा रचित जो आपका इंडिका पुस्तक है उसी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है टॉलमी है। टॉलमी की जियोग्राफी, मतलब कि भारत का भूगोल भी इसको कहा जाता है, जिसका रचनाकार टॉलमी को बताया जाता है। ये लगभग दूसरी शताब्दी में, मतलब 150 ईस्वी के आसपास जो है प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी मिलती है। किसमें? जियोग्राफी, जिसको भारत का भूगोल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना। लो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना, मतलब कौन ऐसे साहित्यकार थे, ठीक ना, जो मेगास्थनीज के जो विवरण है, रचयिता हैं, उनकी जानकारी है, उसको काल्पनिक माना। स्ट्रेबो, सबका अपना अपना थॉट है, वही हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए एक रोमन लेखक, अभी हम पढ़ रहे थे यूनानी, अब रोमन लेखक आ गया। इसमें आता है फर्स्ट प्लिनी की जो है एक नेचुरल हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच क्या करता है? बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देता है। किससे? नेचुरल हिस्टोरिका से, मतलब नेचुरल हिस्ट्री से। किसके द्वारा रचित है? प्लिनी द्वारा। ठीक है, अब हम चलते हैं चीनी यात्री जो आते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फाहियान आए कब भारत में? फाहियान लगभग पाँचवीं सदी के प्रारंभ में आए हैं। ठीक है, फाहियान कब भारत आए? 5वीं सदी के प्रारंभ में। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासन है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये गुप्त शासन है। चंद्रगुप्त मौर्य तो ईसा पूर्व थे, ये ईसवी की बात हो रही, ईसा के बाद की बात हो रही, पूर्व की बात नहीं हो रही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया कौन? फाहियान, लगभग 5वीं सदी के प्रारंभ में। उसने फूकोकी की रचना की। फूकोकी, देखिए चीनी शब्द है, थोड़ा सा अटपटा लगेगा ही, क्योंकि वहाँ ऐसा ही कुछ नाम भी रहता है, फूकोकी, चूकोकी, आगे देखने को मिलेगा। की रचना की किसने? फाहियान ने, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। कौन से ग्रंथ से? बुक से फूकोकी की रचना किसने की? फाहियान ने किया। किसके शासन काल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, लगभग 5वीं सदी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं और आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सौरभ स्टडी सेंटर, इसको सब्सक्राइब करिए, जिसकी आपको आगे भी बहुत अच्छा वीडियो मिले, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप कुछ यहाँ से सीखें और आप उसका आगे यूज करें। आगे देखिए हुएन सेंग आते हैं।
फाहियान के बाद कौन आते हैं? ह्वेनसांग। अब देखिए ह्वेनसांग को ना युवान चौंग भी कहा जाता है, वो युवान चौंग। अब देखिए ये भी थोड़ा अटपटा है बट सीधा ही है। युवान चौंग किसको कहते हैं? ह्वेनसांग को कहते हैं। यह हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में भारत आया। 629 हर्ष के कारण, हर्षवर्धन के कारण। और सीयूकी फूकोकी फाहियान ने रचयिता किया था। फूकोकी की किसने रचयिता किया था? फाहियान ने। सीयूकी की रचना किसने किया है? ह्वेनसांग ने इसका रचना किया है। और ह्वेनसांग ने यहाँ 16 वर्षों तक रहा है, जिसमें 6 वर्षों तक आपका नालंदा विश्वविद्यालय में आपका शिक्षा ग्रहण किए हैं। किसने? ह्वेनसांग। और उसके बाद 10 वर्ष इधर उधर घूमे हैं और भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जानकारियाँ जो है वो सभी जगह घूम घूम के ये लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताया जा रहा है इत्संग के बारे में। इत्संग जो है यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आते हैं तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया है। किसने? इत्संग ने। ठीक है, इनके बारे में इतना ही है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। इम्पॉर्टेंट है ह्वेनसांग का और फाहियान का। ठीक है, इस पर थोड़ा भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ अरबी लेखक भी हैं, चूँकि अरब से भी आए हैं लोग लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में। तो इन्होंने भी जो अपने समय में जो देखे हैं इंडिया के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जो स्थितियाँ थी उनके बारे में वर्णन किया। सर्वप्रथम वर्णन मिलता है सुलेमान के द्वारा। वह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। चूँकि ये जो दक्षिण भारत में पाल और प्रतिहार शासक थे उन्हीं के बारे में इनके द्वारा वर्णन मिलता है। ठीक है, और आगे मिलता है अल बरूनी जो कि महमूद गजनवी के समकालीन, मतलब कि इसके सेनापति कहिए, इसके मंत्री कहिए, मतलब इसी के साथ आए थे। अल बरूनी ने तहकीक ए हिंद, ये किताब है, बुक है तहकीक ए हिंद, जिसको हम किताब उल हिंद भी कहते हैं, कि रचना किसने किया था? अल बरूनी ने किया था। जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन बताया था ना, भारत की जो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जो स्थितियाँ थी उसका वर्णन किया था। उसमें बहुत अच्छी स्थिति थी हमारे भारत के, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सौहार्द बहुत ही कुशल था, बहुत उन्नत किस्म के थे। गुप्त काल को तो स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब आगे पढ़ेंगे हम गुप्त युग में। आगे देखिए अन्य लेखक के बारे में भी कुछ आए हैं, और भी अलग अलग जगह से आए हैं, छोटे मोटे लेखक आए हैं। ठीक है, उन्होंने भी अपनी अपनी रचना की है, तो उनके बारे में भी कुछ हमको भारतीय इतिहास के बारे में, यहाँ के संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। जिसमें एक तारानाथ है, यह एक तिब्बती लेखक है और इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर, ये 2 बुक है, 2 पुस्तकें हैं, 2 साहित्य, एक नहीं है। एक कंग्यूर है, एक तंग्यूर है। कंग्यूर तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना करते हैं किनके द्वारा? तारानाथ के द्वारा। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। स्वाभाविक है, वही हम भी पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास के बारे में भी पढ़ रहे हैं, जो कि तंग्यूर और कंग्यूर रचना किए हैं, तिब्बती लेखक थे तारानाथ के। ठीक है, एक नेक्स्ट आए हैं अन्य मार्को पोलो हैं, जो कि यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश किधर था? दक्षिण में था, वहाँ की यात्रा किया और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के उपयोगी है। मतलब हमको पांड्य के इतिहास पढ़ना है तो इनका बुक जो है, इनके बारे में हमको पढ़ना है, तो कुछ ज़्यादा जानकारी हमको मिलती है। आगे हम देख लेते हैं क्या है। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत आता है। पुरातात्विक स्रोत जो है, इससे हमको भारतीय पुराशास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंगटन को कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत में देखिए पुरातत्व शास्त्र, जिसको भारतीय पुरातत्व शास्त्र कहा गया है, उसका जो पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंगटन, उन्हीं को कहा गया है। ठीक है, और पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मित्रबांध, आभूषण आदि आते हैं। मतलब पुरातत्व होता क्या है, अगर हमको ये नहीं पता है तो देखिए पुरातत्व के अंदर, पुरातात्विक स्रोत में जो है ना, अभिलेख आते हैं, सिक्के, मोहर जो पहले चलते थे, स्मारक,
मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृतभांड, आभूषण इत्यादि क्या है, पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं। और देखिए आगे इसमें क्या है, अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं, जो लेख, अभिलेख किसे कहते हैं, जो लेख मुहर, प्रस्तर, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और तामपत्रों पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। प्रस्तर, स्तंभों, मुहर, स्तूपों, चट्टानों और तामपत्रों पर मिलते हैं, वो उसके क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। क्लियर। आगे है एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या है भाई, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहाँ अभिलेख के अध्ययन को ही एपिग्राफी कहा जाता है या पूरा लेख शास्त्र। एपिग्राफी का हिंदी क्या हो गया, पूरा लेख शास्त्र। किसको कहेंगे, अभिलेख का अध्ययन। मतलब अभिलेख के बारे में हम कुछ स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो कहाँ लेते हैं, तो एपिग्राफी में लेते हैं। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। अभिलेख मतलब कि जो मोहर, प्रस्तर, स्तंभ, स्तूपों, चट्टानों, तामपत्रों जो इत्यादि होते हैं उनको हम अभिलेख कहते हैं। अब उसको जो हम स्टडी करते हैं, जानकारी लेते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, तो कहाँ पढ़ेंगे, एपिग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक। अब नेक्स्ट आया है पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी क्या है भाई, अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहते हैं। मतलब अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन, अभिलेख जो ऊपर में हम पढ़े हैं वो, या और भी दूसरे प्राचीन दस्तावेज जो होगा, ठीक है, दूसरे प्राचीन दस्तावेज की प्राचीन तिथि, जो पुराने से पुरानी तिथि, उसका जो अध्ययन हम करेंगे, कहाँ करेंगे, पेलियोग्राफी में करेंगे। मतलब पूरा लिपि शास्त्र में करेंगे। आगे क्या है, न्यूरोमेटिक्स। अब न्यूरोमेटिक्स क्या है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूरोमेटिक्स कहते हैं। मतलब सिक्का का जहाँ अध्ययन करेंगे ना, कहाँ करेंगे, मुद्रा शास्त्र में करेंगे या न्यूमीस्मेटिक्स में करेंगे। न्यूमीस्मेटिक्स में करेंगे किसका अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। ठीक है। अब सिक्के के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क तथा आहत सिक्के कहलाते थे। भारत में जो प्राचीन सिक्के थे ना, उसको हम आहत या पंचमार्क के नाम से जानते थे। ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आपके लिए बने कि भारत के प्राचीन सिक्कों को हम किस नाम से जानते थे, तो मैक्सिमम ऑप्शन आहट रहता है। पंचमार्क भी आप याद रखिए, पंचमार्क। ठीक है। आहट और पंचमार्क। साहित्य में इन सिक्कों को कारसापन कहा गया। अब साहित्य में क्या कहा जाएगा, इसको कारसापन कहा जाता है। ठीक है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, पुराने सिक्के किस चीज़ के थे, तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। ठीक है। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए। किसने जारी किए, कुषाण ने। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो गुप्त ने। ठीक है। और गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसमें कि सबसे अधिक स्वर्ण सिक्कों का क्या किया है, जारी किया है। और सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया है, तो कुषाण राजाओं ने जारी किया है। ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं, अब थोड़ा ही बचा है, आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है। मन से स्टडी करिए, आई होप बहुत मज़ा आएगा। देखिए, समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे कि ये भी दर्शाया गया है कि वो मतलब कि संगीत प्रिय थे। ठीक है। सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए हैं। पूछ देगा आपको क्वेश्चन में कि भाई शीशे का सिक्का किसने जारी किया, आपने स्टडी किया ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा। अगर आपने स्टडी किया तो आपको मालूम रहेगा कि लीड मतलब लेड शीशे के सिक्के को जारी किया है सातवाहन ने। ठीक है।
अब अभिलेख के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए अभिलेख जो होती है ना वो मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और तामपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। अभिलेख मतलब कि लेख, जो हम लिखते हैं ना उसी को अभिलेख कहते हैं। आज हम लोग हमारे लिए पेज वगैरह मिल गया है, ठीक है, बुक है, लिखते हैं। पहले क्या था ना, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, ठीक है। अब ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी तो पहले के लोग को भी कुछ भाषा का ज्ञान था ही था, बहुत था, तो वो लिखे कहाँ, तो वो यही सब स्थान पर मोहरों मतलब कि जिसको हम रुपया सिक्का कहते हैं, ठीक है, स्तंभों, चट्टानों, तामपत्रों, ठीक है, मंदिर, दीवारों, ईंटों, मूर्तियों, मतलब इस सब जगह पर क्या अभिलेख मिलता था, ठीक है। सबसे अधिक जो है ना अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक अभिलेख कौन से संग्रहालय में संग्रहित है, तो आंसर आपका रहेगा मैसूर। क्या रहेगा? मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। क्या चीज संकलित है? मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के जो भी अभिलेख बने हैं वो कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में क्या है? ये टोटल एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है। कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम ये ग्रंथ है, ठीक है, यहाँ पर संकलित है, यहाँ पर अभिलेख अधिकांश संकलित है। अब आगे है आपका कि अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ। अब लिपियाँ, हमारी लिपि क्या है? देवनागरी है। देवनागरी है, सबको पता है। अब उस समय भी जो लिखावट होती थी अभिलेखों का, तो उसमें भी तो लिपि का यूज होता था ना। देखिए सर्वप्रथम मिला है प्राकृत लिपि, इसको आरंभिक अभिलेख या प्राकृत भाषा में है। आरंभिक अभिलेख जो शुरुआती अभिलेख मिला है ना वो इसी में है, प्राकृतिक भाषा में ही है, प्राकृत लिपि में ही है, ठीक है। आगे ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है भाई। अब देखिए आगे है खरोष्टी लिपि। कहता है अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी है, जो कि दाएं से बाएं। अशोक के जो भी हैं शिलालेख हैं वो आपको ब्राह्मी लिपि में भी है और खरोष्टी लिपि में भी है। ब्राह्मी लिपि का विशेषता है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है, और खरोष्टी लिपि है जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। एक यूनानी एवं अरमाइक लिपि भी है, ठीक है। ये कहा जाता है पाकिस्तान व अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग होता है। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पूछता नहीं है इसके बारे में। अगर पूछ दे पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख जो मिले हैं वो किन लिपि में है, दिमाग को थोड़ा सा उल्टा कर देना है, ठीक है। यूनानी में अरमाइक, थोड़ा सा अटपटा लगता है यूनानी अरमाइक, ये तो लग नहीं रहा है कि इंडिया का कुछ है। तो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान है, उस समय तो इंडिया ही था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम लोग का क्लास एंड करते हैं और आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, और थोड़ा बहुत त्रुटि हो तो उसे थोड़ा माफ़ करिए, ठीक है। आगे से हम कोशिश करेंगे कि वो त्रुटि आपको ना मिले। और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तभी तो आपको आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले जब भी हम वीडियो डालें। और कोशिश करेंगे कि इसको हम कंटिन्यू आपको जो प्राचीन इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री है, इसको हम अच्छे से लेकर ख़त्म करें और लेकर चले आगे, और बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, बाय।